है जिनके साथ हम यहाँ नाव जिले में काम करना शुरू किए हैं। और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो लेक्चर था वो काफ़ी सरल हो गया है, क्योंकि अर्बन आपने सुन लिया है, हम रूरल सुनाएंगे। क्योंकि मैं गोरखपुर ज़िले से आता हूँ और सेकोनिया देवरिया जिले के कॉलेज से फिर मैं BSc MSc कानून से किया, IRI दिल्ली से PhD किया और फिर मैं पंतनगर में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं पूसा बिहार में जा रही गए हैं, वहाँ मैं एसोसिएट प्रोफेसर था। उसके बाद मैं फिलीपींस में 3 साल था विजिटिंग साइंटिस्ट, वहाँ से लौट के आया तो फिर मैं 9 साल करीब अफ्रीका में था, बॉर्डर राइस रीजन। और अफ्रीका की जो वेस्ट अफ्रीका है उसमें करीब जो 17-18 देश हैं उसमें राइस कैसे डेवलप किया जाए उसमें मैं काम करता था। लौट के आने के बाद मैं डायरेक्टर CRI कटक था और मुझे पास से थोड़ा सा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो फिर मैं 5 साल के बाद फिर मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रिसर्च था और सितंबर 11 में रिटायरमेंट के बाद मैंने ये एक ट्रस्ट खोला है। और इसकी शुरुआत मैंने जब मैं अफ्रीका में था, ये वाले इंटरनेशनल साइंटिस्ट, डॉलर में पेमेंट होती थी हमको, तो उसके पैसे से हमने ये फार्म खरीदा, करीब 12 एकड़ का है। और इस पर मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ, तो वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो फ्लड की थी। लेकिन मैं एडजॉइनिंग जो 5 ज़िले हैं उनमें मैं काम कर रहा हूँ और इसके बारे में बताऊँगा। 1965 में मैं गांव छोड़ दिया था और उसके बाद मैं शहर में था। अब मैं लौट करके 2011 के बाद गांव में आया और गांव में देखता हूँ कि क्या समस्या है। तो ये बेसिकली जो है रूरल अर्बन डिवाइड हमारा एक्सपीरियंस है और हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हमारा जो फाउंडेशन है हमने 9 मार्च 2014 को किया। 2-3 साल हमें लग गया इसको वो करने के लिए, क्योंकि वो पैसा मांगते थे हमारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए CRD ट्रस्ट का, और मैं पैसा देने को तैयार नहीं थी। तो इसी में 2-3 साल लग गया। मैंने कहा ठीक है, आपको हम पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन हमको जिससे मिलना उससे हम कन्विंस करते रहेंगे। और अंत में जाकर के जो कन्विंस हुए हमारे, तो उन्होंने हमको जो है बहुत सारी सलाह दी और फिर हमारा ये बना। लेकिन मैंने काम करीब 2011 में शुरू कर दिया था किसानों के साथ। ये हमारा मेजर ट्रस्ट है, क्योंकि हमारे एरिया जो है फ्लड प्रोन राइस है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये हमारा पहला क्या कि क्योंकि मैं खुद एक बाढ़ग्रस्त गांव में पैदा हुआ और उस साल उन्होंने, हमारी मदर ने बताया बाद में जब मैं धान में काम करने लगा, तो उन्होंने कहा कि उस साल इतना बढ़िया राइस हुआ, ये क्या नाम है, बनिहाल में पैदा हुआ था। तो उन्होंने हमारा नाम जो है वो लॉर्ड शिवा के नाम पर बैजनाथ रख दिया गाँव वालों ने, और अभी भी मैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ही काम करता हूँ। ये हमारा पहला ग्रस्त एरिया है। इसके बाद सूखाग्रस्त एरिया, मैंने देखा कि मैं अफ्रीका में था चाहे झारखंड में था, सूखा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें मैं सूखा जो सहन कर सकती है जो वैरायटी, उसको मैं प्रमोट करता हूँ। अभी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, इसमें मैं एक नई टेक्नोलॉजी है एरोबिक राइस। एरोबिक राइस का शुद्ध हिंदी है कि आप धान को गेहूँ की तरह खेती करें, और इसमें मुझे सक्सेस मिली है। अभी मैं रायपुर के मीटिंग से लौटा हूँ और मुझे करीब 75 एकड़ में ये मिला है प्रोजेक्ट। 1 एकड़ के लिए वो 30,000 रुपये देते हैं और मैं अभी गांव का और किसान का सिलेक्शन कर रहा हूँ और जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो ये एक नया, क्योंकि जब वर्षा नहीं होगी, पटलिंग करने के लिए जब पानी नहीं होगा, तो हम धान को सीधी बुआई करेंगे। उसमें जो वैरायटी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हाइब्रिड सेलेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कम से कम हम ये सोच रहे हैं कि हमारी 20 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज, सो दैट की फार्मिंग कैन बी सस्टेनेबल। और एक जीरो टिलेज बीट हमने लगाया है। जीरो टिलेज बीट का कॉन्सेप्ट ये है कि हम धान का फसल कटने के बाद कोई जुताई नहीं करते हैं और एक जीरो टिल मशीन होती है, उसी से हम बुआई करते हैं। तो हमारे एक समय की बचत होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पिछले साल जो वर्षा हुई थी मार्च के महीने में, जिसमें पूरा गेहूँ जो लाश कर गया था, और इसमें हमारी बात हुई डॉक्टर RS मनोहरा साहब को, मैं अपने ट्रस्ट के बारे में बता रहा था। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो जीरो टिलेज से जो गेहूँ की खेती हुई थी वो लाज नहीं किया, और जो गेहूँ उन्होंने मतलब कि लैंड प्रिपरेशन करके बोया था वो लाज कर लिया। तो इस साल मैंने अपने 11 एकड़ के फार्म पर सिर्फ जीरो टिलेज करवाया और एक भी पौधा उसमें गिरा नहीं, जबकि हमारा जो ट्रायल था, जो कि हमने कन्वेंशनल टिलेज जैसे कि जुताई करके बोया था, वो लाज कर गया।
ये एक बड़ी हमको सीख मिली कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत दम है। और जब क्लाइमेट में जैसे वर्षा होती है मार्च के महीने में और गेहूँ गिर जाता है, कटाई नहीं हो पाती है, उसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। इन एडिशन की हमारा टाइम सेविंग होता है और हम समय से बुआई करते हैं और हमारा जो टिलेज का खर्चा है वो बच जाता है। अभी हमने हेल्थियर फूड पे काम शुरू किया है। ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक राइस एंड व्हीट, ये हम पैदा कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। एक हम डायबिटिक राइस पे काम कर रहे हैं। अभी एक वैरायटी मतलब आइडेंटिफाई हुई है जिसमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 50, जबकि बाकी का वो 70 से 75 हो जाता है। इस वैरायटी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। हाई ड्रिंक और राइस और व्हीट का मैं मिश्रा जी को दिया था, इसमें BHP गेहूँ 6 है। जनरली गेहूँ में 25 ppm जिंक होता है। बच्चों के मेंटल विकास के लिए जिंक बहुत जरूरी है, जो कि नहीं दे पाती है, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। तो ये जो गेहूँ है इसमें करीब 34 ppm। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को पहले दें, प्रेग्नेंट वीमेन को दें, और साथ ही साथ और लोग भी खाएं। तो मिश्रा जी से हम अनुरोध करेंगे कि जो गेहूँ हमने दिया था उसका हम अभी 250 ग्राम हैदराबाद भेजेंगे टेस्ट के लिए। लेकिन इसका जो आटा बना करके आप हमारे लोगों को भी खिलाएं, और विलेजेस को हम लिंक करना चाहते हैं अर्बन एरिया से कि आप आटा बनाइए उसकी और हम इन लोगों को दीजिए, जिससे कि ये आप कि जिससे कि हम जो हाई प्राइस की वैरायटी जो हम दे रहे हैं, जिसको कि हम कंजम्पशन में डायरेक्टली रूरल अर्बन को हम लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा हम MSc की थीसिस गाइड करते हैं वहाँ पर, और लड़कों को ट्रेन करते हैं कि कैसे आप फ्यूचर में एक अच्छे वैज्ञानिक बने। ये हमारा फार्म है, यहाँ से देख रहे हैं हमारा फार्म हाउस है, और यहाँ से लेकर के लास्ट तक है वो करीब 12 एकड़ का फार्म है, जिसको कि मैंने 94 में खरीदा था, 2.5 लाख रुपये एकड़। मुझे डॉलर में तनख्वाह मिलती थी, तो मैंने 30 लाख रुपये इस पर खर्च किया और इसमें मैं अनुसंधान करता हूँ। ये हमारे ट्रायल्स लगते हैं। लोगों ने देखा कि इतना बढ़िया ट्रायल कैसे होता है। मैं जब हमारा ट्रायल होता है तो मैं वहीं रहता हूँ और खड़े होकर के मैं इस ट्रायल की काउंसलिंग कराता हूँ, जिससे कि जो वैराइटीज़ का इवेल्युएशन है वो बड़ी अच्छी तरीके से होता है। तो ये क्वालिटी ऑफ द रिसर्च भी इसमें बहुत अच्छी है। ये हमारी ड्राउट पर जो काम कर रहे हैं, आप देखेंगे जो लोग खड़े हैं, अभी 45 दिन तक वर्षा नहीं हुई थी इस बार, और मैंने उसमें पानी बिल्कुल नहीं दिया। 12 अक्टूबर को वर्षा हुई और उसके बाद से जो टॉलरेंट वैरायटी थी फिर वो रिजुनेट की। और ये एक वैरायटी देख रहे हैं आप, जो कि एक ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है, जिसको कि हम फ्यूचर में प्रमोट करेंगे। हो सकता है कि 45 दिन मतलब वर्षा नहीं हो, लेकिन ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि सूखा बर्दाश्त करेगी, वर्षा कम हो और फिर वर्षा होने पर ये तुरंत। तो ये हमारा एक फोकस है कि फ्यूचर में जो रेनफेड फार्मर है, अभी हम करीब 12-13 गाँव में करीब हमारे 280-90 फार्मर के साथ काम कर रहे हैं। और इस साल हमने जो फ्लड प्रोन एरिया में टेक्नोलॉजी दी थी, उसमें 95% फार्मर्स की क्रॉप सूख गई, मतलब दे कुड नॉट हार्वेस्ट एनी सिंगल ग्रेन। तो फ्यूचर में हम ऐसी वैराइटीज़ को देना चाहते हैं कि थोड़ा भी पानी गिरे और यदि वो इरीगेशन प्रोवाइड कर सकें, तो ऐसी वैराइटीज़ जो है कुछ यूज करें। बहुत सारे लोग तो मतलब उनके खाने के लिए भी वो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी करते हैं, उसके लिए भी वो धान नहीं पैदा करते, तो उस एरिया के लिए हम ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इसके अलावा जो जीरो टिलेज है, ये एरोबिक राइस है। एरोबिक राइस को जैसे हमने कहा कि धान को गेहूं की तरह लगाएं, खेत तैयार करके ये सीड्रिल है। सीड्रिल से बोने पर क्या फ़ायदा होता है कि जो बीज है और खाद है दोनों एक साथ गिरता है, खाद नीचे होता है और बीज उसके ऊपर होता है। जैसे ही वो जर्मिनेट करता है वो तुरंत न्यूट्रिएंट लेना शुरू करता है, उसकी ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाती है। मुझे बड़ा दुख है कहते हुए, पंजाब हरियाणा में जो 100% व्हीट है वो ये मशीन से होता है, और उत्तर प्रदेश में 0%। गांव में जो मशीन है उसको भी लोग प्रयोग नहीं करते। एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो है, पूरा कृषि विभाग क्या कर रहा है ये तो भगवान जाने, वो सिर्फ पैसा बांटने में उसमें लगा हुआ है और खाद और बीज और इसमें बांटने में, लेकिन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। मशीन पड़ा हुआ है गांव में लेकिन कोई काम नहीं। तो ये मैं गांव जो किसान रखे हुए हैं उनकी मशीन रिवाइव करके और फिर मैं ये टेक्नोलॉजी जो है प्रमोट कर रहा हूँ। इसमें हमने सीधी बुआई किया, मतलब कि जुताई किया और इसमें गेहूँ हमने बो दिया, धान बो दिया। दिस भी कॉल है एरोबिक राइस की, आप पानी नहीं भी है, पानी गिरेगा उसमें धान होगा, और इसको हम पेस्टिसाइड से जो है वो करेंगे। तो जो पॉडलिंग के लिए और नर्सरी रेजिंग के लिए जो पानी होता था उसकी बचत हो जाएगी। और धान की तरफ अभी हम दिखाएंगे जो हुआ था,
ये थोड़ा सा फोकस नहीं हुआ है, बहुत अच्छी क्रॉप की है। और जो रोपाई किए हुए धान से थे उससे बेटर क्रॉप की है। और इसमें 22 क्विंटल की उपज हुई पर एकड़, जबकि उसमें 20 क्विंटल हुई, दो क्विंटल ज़्यादा उपज। तो दिस इज दी टेक्नोलॉजी की क्या इसकी प्रोग्रेस है। इसको इसके फोटोग्राफ आप ले सकते हैं और बड़ी अच्छी क्रॉप है, इसको देख रहे हैं। ये हमने 0 टिलर्स बीट किया था। ये मशीन है जिसमें कि धान और गेहूँ एक साथ, सारी बीज और खाद एक साथ करते हैं। अब खेत में ही जो मतलब पैडी जो इसका था उसी में हमने बुआई कर दी और ये बहुत बढ़िया क्रॉप जनरेट हुई। इरिगेशन करना पड़ता है क्योंकि इरिगेशन नहीं देंगे तो जनरेशन में इफेक्ट कर जाएगा। अब पानी देने के 2-3 दिन बाद जब खेत में थोड़ी सी नमी हो उसमें आप मशीन यूज करेंगे और इस तरह की क्रॉप है। और हाँ, उसकी दूसरी फोटोग्राफ है जो अभी मैंने प्रेजेंट किया था वहाँ ट्रैक्टर में, उसकी बड़ी अच्छी क्रॉप है। ये एक रोबिक राइस टेक्नोलॉजी जो हम कर रहे थे कि धान को गेहूँ कर रहा है, ये किसान के खेत में है। और हैदराबाद से आए थे डॉक्टर शेख मीरा, मैं उनको एयरपोर्ट से सीधे किसान के खेत में लगा और दिस इज दी टेक्नोलॉजी कि आप 25 क्विंटल तक पर एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। ये हम हमारे जो भी किसान हैं उनको हम साल में 2 मीटिंग करते हैं, अक्टूबर 1 को और 9 मार्च को। किसानों को हम बुलाते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको हम ऑनर करते हैं और जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। ये मसूद रिजवी गए हुए थे और ये वैरायटीज हम लगाते हैं वहाँ पे और किसान खुद सेलेक्ट करता है कि हमको कौन सी वैरायटी चाहिए। ये हमारे फील्ड में वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, किसान के सारे लोग आए हैं। ये हम 9 मार्च को फाउंडेशन डे मनाते हैं जिसमें कि हम दोबारा किसानों को बुलाते हैं और जो भी नई टेक्नोलॉजी है खरीफ और रबी में प्रमोट करने के लिए। ये हमारे जो फार्मर्स और मीडिया पर्सन आए थे जो कि टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। अभी हमने जो जिंक वाला गेहूँ दिया था BHU गेहूँ 6, जिसमें 34 ppm जिंक है। अभी हम इसको डिफरेंट जगह से सैंपल लेकर के हैदराबाद भेज रहे हैं जिससे देख सके कि सॉइल टाइप और इन्वायरमेंट उसका क्या असर पड़ता है। इस वैरायटी को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब हम आएंगे, हमको जो हमारा टॉपिक है जो दिया गया है रूरल अर्बन डिवाइड, इसके पहले आपने अर्बन एरिया का सुन लिया है इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये पॉपुलेशन हमारी जो 80-20 थी पहले 1971 में, अभी 68-32 हो गई और हमारी जो पॉपुलेशन है 876 मिलियन पीपल जो कि रूरल एरिया में है और दिस इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, चाइना का भी इससे कम। ये हमने डिफिनीशन में थोड़ा सा हमने लिया है कि जो मेगा सिटीज हैं जो 1 मिलियन से ज़्यादा है, हालांकि डिफिनीशन में डिफरेंट टाइपोलॉजी के सिटीज़ हैं उनको हमने नहीं लिया है, लेकिन हम भारत की तरफ करेंगे 6.3 लाख विलेजेस, मतलब इतने सारे गांव हैं और फार्मिंग उनका मेन बिजनेस है। इसमें से 141 मिलियन हमारे किसान हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी आपने सुना था, GDP कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है इंडिया का जो अर्बन एरिया का है, जो क्या नाम है रूरल एरिया का वो डिक्लाइन कर रहा है, अभी 16% है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ ज़्यादा है, हाई कंस्ट्रक्शन है, कॉमर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे पुअर है, पॉपुलेशन हाई है। कम्युनल हार्मोनी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी भी हम गांव जाते हैं तो हमारे नाम से नहीं जानते हैं और हमारे पिताजी के नाम से बताएं कि फलाने का लड़का है। मतलब दिस इज द फीलिंग वी हैव इन द विलेजेस कि आप अपने से नहीं पहचाने जाते हैं, आप अपने पिता के नाम से या परिवार से पहचाने जाते हैं कि ये उनका लड़का है। यदि हमारा लड़का कनाडा में रह रहा है वो 5 साल गाँव नहीं जाएगा तो शायद इसको भूल जाएंगे कि ये भी कोई लड़का गाँव का। तो ये अभी भी वो चीज़ है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो खैर बहुत ही पुअर है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारे समाज को डिवाइड कर रहे हैं। ये जो हमारे जो विलेजेस हैं, हिंदू, मुस्लिम, जट, सिख या क्रिश्चियन जो भी हैं, ये कास्ट वाइज डिवीजन हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टी इसको डिवाइड कर रही है। दे वोट देयर द पीपल ऑफ देयर ओन कास्ट, they don't vote to the person जो कि है। ये शिफ्ट हो गया पूरा। जो SC/ST है वो एक पर्टिकुलर पार्टीशन को ही देगा और जो OBC है वो भी पार्टीशन को देगा। इसने समाज को अभी कंप्लीट डिवाइड कर रखा और गांव में वो पुनः हार्मोनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसको कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचना है। ये हमारा टाइपोलॉजी ऑफ फार्मर, क्योंकि जब हम किसान के साथ काम करते हैं तो जो लैंडलेस है वो हमारा 39%। ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, वो मैनुअल निर्भर करता है और अब शेयर क्रॉपिंग करने लगा, क्योंकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो शहर में शिफ्ट कर गई है। उनके बाद जमीन खेत बेच करके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो शहर में चले गए और उस पर वो शेयर क्रॉपिंग करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसके नाते कि उसको जो हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी हो रहा है
जो मार्जिनल फार्मर है वो 47% है, 13% स्मॉल मीडियम है। तो ये जब हम गांव में जाते हैं तो हमारा फोकस हर तरह के किसान के लिए होता है। हम लैंडलेस की बात करते हैं और हम मीडियम और लार्ज जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन जो है वो डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ पीपल के लिए डिफरेंट है। ये हमारी मेजर प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमने बात किया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने देखा कि सैनिटेशन, ओपन डेफिकेशन है, बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी है गांव में है नहीं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। एजुकेशन है जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत पुअर है। इंटरनेट कम्युनिकेशन है, हमारा वो इंटरनेट वहाँ काम नहीं करता है। अभी मैं कल जो है फिर वो टाटा इंडिकॉम का लेकर आया कि शायद ये काम कर जाएगा हमें, लेकिन वहाँ पर वोडाफोन और रिलायंस और ये सारे कोई काम नहीं। तो ये हमारी हालत है। जो हमारा BSNL है वो शहर में भी काम नहीं करता। ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको शहर आना पड़ेगा। फार्मर सोसाइटी जो कि आजकल का मेजर सब्जेक्ट हो गया है, हेल्थ केयर है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी। अभी सुबह हमारी ब्रेकफास्ट से बात हो रही थी, मैं हरिजन के घर जाता हूँ या जो लैंडलेस है उसके घर में वो कहता हूँ चाय पिए, चाय वो जो है वो पहले लाता है वो चीनी, उसके यहाँ कुछ देने को नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं चीनी तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, मैं तुम्हारा चाय जरूर पीऊँगा। एंड देन आई डिस्कस कि क्या उसका प्रॉब्लम है, और फिर मैं हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी उसमें उसको देखता हूँ ये जो गरीब लोग हैं इनको कैसे साल भर खाने के लिए भोजन मिल जाए। ये जो है सैनिटेशन और हाइजीन की जो मेजर प्रॉब्लम है, ओपन डेफिकेशन, 90% दे डोंट हैव द टॉयलेट्स, और जिनके पास है भी उन्होंने उसको वो धान और चावल और वो पुआ रखने के लिए यूज़ किया है, वो उसको भी यूज़ नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो बरसात के सीजन में, इस समय गर्मी में तो ये खाली रहता है, बाहर चले जाते हैं, लेकिन रेनी सीजन में मतलब आई जस्ट कैनॉट एंटर इन द विलेज। वो शाम को वक्त तो आप जा ही नहीं सकते हैं, वो बेसिक बाई द रोड साइड, और मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। मतलब ये हालत है गाँव की कि वो हमारे सामने ही वो सड़क पर ट्रैवल कर रहा होता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ 10 मिनट के लिए, और ये हालत है कि मतलब उनको कैसे किया जाए। और अर्बन पुअर में तो प्रॉब्लम है, आप ट्रेन से जाते हैं तो देखेंगे कि आप मतलब यू जस्ट कैन नॉट सी कि सुबह सुबह जो है कैसे करें। सॉल्यूशन इसका है कि जब तक एजुकेशन नहीं हो, जब तक उनको इसके बारे में, हालांकि वो विद्या बालन का एडवर्टीजमेंट आता है लेकिन पता नहीं कितने लोग देखते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द NGO लाइक सोलम इंटरनेशनल एंड मेक द चीपर टॉयलेट्स, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें 20 से 25 हज़ार की तो आती है, इसको 10 से 15 हज़ार करेंगे और एजुकेशन देंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में धीरे धीरे ये साल हो जाए। और शहरों में भी जरूरत है कि हम पे एंड यूज टाइप जो यूज़ करें जिससे कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो। हमारा जो मेजर फोकस है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर है। ड्राउट और फ्लड जो मेजर कॉन्स्टेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और 2000 से, उसके पहले भी मैं चर्चा तो नहीं करता, लेकिन 2002 में, 4 में, 9 में, 12 में, 14 में, 15 में, 2 साल से लगातार ड्राउट होता है, और ये इसके पहले 1965 और 66 में हुआ। अभी हम इतना फूड पैदा कर रहे हैं कि हमको अमेरिका से मंगाने की फूड की जरूरत नहीं पड़ेगी, थैंक्स टू आवर फार्मर एंड दी क्या नाम है पॉलिटिकल विल, जिसके नाते कि हम वी आर द नंबर 1 एक्सपोर्टर, राइस एक्सपोर्टर की वर्ल्ड, 10 मिलियन टन हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सारा इल्निनो के इफेक्ट में है, जिसमें कि हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करें। 2015 में इतना सीवियर ड्राउट था कि 340 जिले आउट ऑफ 640 जिले अफेक्टेड थे। वाटर शॉर्टेज रिजर्वायर में था, जिसके नाते कि पानी नहीं मिल रहा है। मराठवाड़ा में अभी आप देखेंगे रोज की लातूर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की, लेकिन इसमें हमारे पॉलिटिशियंस और हम सभी लोगों को, हम लोगों ने कितनी बार कहा कि शुगर केन कल्टीवेशन बंद कर दिया जाए महाराष्ट्र में, इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल, और इतना, और दिस इज ऑल ओन बाई पॉलिटिशियंस। वो पानी का मैक्सिमम कंजप्शन होता है, जिसके नाते कि ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस इज आल्सो ए टॉक ऑफ जस्टिस की ये शुगर केन कल्टीवेशन जो हमारे किसानों को 3 साल से पेमेंट नहीं मिला है, और वहाँ पर जो है हम इतना पानी यूज़ कर रहे हैं कि लोगों को पानी धीरे धीरे। ये ड्राउट मिटिगेशन की है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का आदमी हूँ तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक अवेयरनेस दिया जाए कि कैसे हम ड्राउट को मिटिगेट कर सकते हैं और कैसे नई टेक्नोलॉजी पर, हमारे पेपर में भी आई है इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग करना चाहिए पड़ेगा, और जो वैराइटीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्रॉप्स,
ये हमने जो थर्ड और फोर्थ में दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसका बीज उत्पादन नहीं करते। क्रॉस भी है, कौन सी क्रॉप ग्रो किया उस एरिया में और कौन सी उसमें वैरायटी ग्रो किया जाए और उसका सीड प्रोडक्शन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे ड्राई हॉर्टिकल्चर में जैसे बेल है, गुआवा है, कस्टर्ड एप्पल है, इनको करेंगे तो हमें जो है हम प्राउड गेन कर सकते हैं। ये फार्मर सोसाइटी का केस है। अभी हम रूरल एरिया में इतने सारे सोसाइटी देख रहे हैं और इसको कैसे कम किया जाए। हर साल करीब 1400 किसान सुसाइड करता है और इसमें हमारे 8 जो राज्य हैं, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब में लास्ट ईयर जो है देयर वाज प्रॉब्लम विद कॉटन फार्मर और पहले तो उनके पास कैंसर की प्रॉब्लम थी, अब वो सुसाइड करने लगे। पेस्टिसाइड यूज जब ज़्यादा होता था तो एक ट्रेन जाती है वहाँ से, वो सिर्फ कैंसर पेशेंट को लेकर के, क्योंकि देयर वाज सो मच ऑफ द पेस्टिसाइड यूज। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश है, अभी उड़ीसा जो है इस फार्मर सोसाइटी में नया ऐड हो गया है कलाहंडी के बाद। ये इसमें बड़गद, बलंगीर और संबलपुर भी है। पोल्यूशन जो है मेजर प्रॉब्लम है हमारे अर्बन एरियाज की और 1.4 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र इस एयर पोल्यूशन की चपेट में लड़ चुके हैं। अभी एक नई प्रॉब्लम बायोमास बर्निंग की हो रही रूरल एरिया में, जिसको हो सकता है कि रूरल एरिया भी अफेक्ट हो जाए। और इसका जो हमने सोल्यूशन देखा कि जो डीजल व्हीकल है दिल्ली का और मेगा सिटीज में, इनको बैन कर दिया जाए, इनकी जगह पर सीएनजी व्हीकल दिया जाए। अदरवाइज एयर पोल्यूशन जो है हमारे हिंदुस्तान जो शहरी आबादी है इसको धीरे धीरे पूरा करना है। एजुकेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हिंदी लागू कर दिया गया, इंग्लिश की पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई। इसका नतीजा ये है कि गांव के स्कूल में सिर्फ वो मिड डे लंच दे दिया जाता है और कोई बच्चा जो है किसी का, वो सब अंग्रेजी स्कूल में 200 रुपया महीना देकर पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा जो है वो गाँव के स्कूल में नहीं जा रहा है। सुबह सुबह मैं देखता हूँ कि वो जिनके पास जो फैमिलीज हैं वो फायर कलेक्ट करने जाते हैं जिससे दोपहर का खाना मिले। मैं उसकी फोटोग्राफ नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उनका ये हाल है कि जब वो पत्ते इकट्ठा नहीं करेंगे बाग से जो है तो उनका दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। इसकी क्या सोल्यूशन है? मैं गांव में रहता हूँ तो मैंने उनसे कहा कि भाई हम इवनिंग क्लासेस करेंगे और तुमको हम कम से कम बैंक में कैसे पैसा निकाल सको उसके लिए शिक्षित करेंगे, अखबार कैसे पढ़ सको इसके लिए करेंगे। लेकिन वो भी नहीं तैयार हो रहे हैं। मैंने किताबें खरीद के रखी हुई है, वो नहीं शुरू हो रहा है, वो आते ही नहीं, कहते सब पढ़ के क्या है, हमारा बच्चा बकरी चलाने जाएगा तो बकरी से हमको इनकम हो जाएगी, हम पढ़ के क्या करेंगे। तो दिस इज द सिचुएशन। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट की जो लैंड है जिसमें कि हमारे जो स्कूल है गाँव के, उनको हम प्राइवेट लोगों को दे करके और एक अच्छी एजुकेशन की शुरुआत करें। नहीं तो ये रूरल एरिया जो है बिल्कुल थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। जो हम पूरा की बात करते थे डॉक्टर APJ कलाम साहब, वो तो लगता है कि सपना ही रहेगा, उनके जाने के बाद सबको देखेगा नहीं, पूरा का कोई नाम ही नहीं देता। हाउसिंग जो है, घर में जो गांव में लोग रहते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि उनके पास जानवर हैं, रखने के लिए गेहूँ भूसा और ये सब चाहिए। इनको ये है कि वो अच्छे घर बनाए, कम से कम रहने के लिए, जानवर के लिए तो अलग बात है। और इसमें हम तो ये कहेंगे कि अर्बन एरिया की हमने बात दिक्कत दी है, ऊपर फ्लैट्स हो, रेंटेड फ्लैट्स और वर्मिंग ओल्ड एज की है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहरों में, बच्चे बाहर चले गए हैं और हम लोग बूढ़े बूढ़ी घर में लगे। अब हो सकता है 5 साल के बाद तो हम उस लाइफ में नहीं रहेंगे कि हमारी कोई केयर करने। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इवन मेगा सिटीज़ में तो है ही, दूसरे सिटीज़ में भी प्रॉब्लम है। मनरेगा के नाते जो है, मनरेगा में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उनका पेमेंट्स ठीक टाइम पर नहीं होता। उसको बैंक से लिंक कर दिया जाए और वीकली पेमेंट हो, 3-3 महीने 4-4 महीने तक उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है। वो काम तो करते हैं, हालांकि कुछ फर्जी नाम भी उसमें रहते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उनकी पेमेंट समय से हो जाए जो काम कर रहे हैं। और बैंक जो है वो गांव में दुकानें हों, क्योंकि जॉब उनको नहीं मिल रही है, तो कम से कम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको क्रेडिट दें, जिससे कि मनरेगा का एक और नुकसान ये हो गया है कि जो वेजेज बढ़ गई हैं तो उससे उनको गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। और वो गांव में कोई 250 रुपया या 150 रुपया नहीं देना चाहता है, इसके नाते उनकी विलेजेज में अपॉर्चुनिटी कम हुई, वो शहर में जा रहे हैं। और शहर में जाने से जो अर्बन पुअर है
उसकी तादाद बढ़ रही है, मैं अभी आगे बढ़। और यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दिया जाए गाँव से शहर आने का, तो दिन में आएंगे, काम करेंगे और शाम को लौट जाएंगे। तो ये एक सोच की बात है। हेल्थ केयर है, कोई MBBS डॉक्टर गाँव नहीं जाता, वो जाना भी नहीं चाहता है। जिसकी पोस्टिंग होती है तो फिर वो शहर में ही रह जाता है। डायग्नोस्टिक तो वो किस बीमारी से बढ़ गया ये तो बाद में पता लगता है, ये शहर में भी नहीं पता लगता है। हमारे एक मित्र का लड़का जो कि MBA में PhD करने के बाद दुबई में काम कर रहा था और खड़गपुर में PhD कर रहा था, और वो आया था थीसिस सबमिट करने के लिए, और अभी हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं कि क्यों उसकी डेथ हो गई। आर्सेनिक कैन बी वन ऑफ द रीजन, लेकिन पता नहीं चला कि क्यों उसकी डेथ हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा ये इसमें एक सोल्यूशन है कि जैसे हम लोग पैरावेट करते हैं मेडिकल वेटरनरी में, वेटरनरी कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, पैरामेडिकल डॉक्टर्स होने चाहिए रूरल एरिया के लिए। वो गांव में ही रहेगा। 12 बायोलॉजी के बाद उनको 3 साल की ट्रेनिंग दिया हर डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर, और फिर उनको गांव में जो हमारे रूरल हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी, अदरवाइज गांव में आपको डॉक्टर जो है नहीं, तो वही जो हम कहते हैं ना कि फेक डॉक्टर्स जो है वो वही मिलेंगे, जो कि क्या दवा करते हैं वो तो भगवान के भरोसे है। तो ये एक हमने सुझाव दिया है कि इनको हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन करके 3 साल की, और वो गांव में ही उनको कहा जाए कि आपको गांव में ही लगना। सेफर फूड है जिसके लिए कि हम इतना पेस्टिसाइड यूज है वेजिटेबल्स में कि जो कैंसर हो रहा है इंसिडेंस जो है ये बिकॉज ऑफ क्या नाम है पेस्टिसाइड यूज। और हम अभी जो पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करवा रहे हैं, इसमें नीम और करण जो पुंगेमिया, इसके भी बायो पेस्टिसाइड है। इसको इसी का यूज करके सिर्फ हम जो है और लोग नीम प्लांट करें, और नीम प्लांट करके उसी को अभी हम मस्टर्ड केक यूज करते हैं क्योंकि फली के लिए जिससे कि NPK उनको मिल सके। और पेस्टिसाइड हमारे देश में दुर्भाग्य है कि 66 जो हैजार्डस पेस्टिसाइड है वो बिक रहे धड़ल्ले से। यूरोप और वहाँ पर बिल्कुल बैन है, लेकिन हमारे देश क्या है कि वो सब कुछ खा जाता है। और इसके नाते क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हर एक आदमी जब इसको प्रमोट करे अपने खाने के लिए कम से कम, और इसमें हम लोग किसानों को भी प्रमोट कर रहे हैं, किसान आइडेंटिफाई करके उनको हम ऑर्गेनिक, ये हम एक लिस्ट दे रहे हैं जिसमें 13 जो है एक्सट्रीमली हैजार्डस पेस्टिसाइड है और 66 बैन है डेवलपमेंट के, वो हमारे देश में चल रहा है। तो ये देख लीजिए कि देश का दुर्भाग्य क्या है। और इंडोसल्फान जिसने केरला में कितना वो कहर आया था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है कि उसमें क्या हो। तो ये हाल है कि हमारे देश में खुलेआम पेस्टिसाइड बिक रहा है, और जिससे कितना नुकसान हो रहा है ह्यूमन एनिमल हेल्थ को, वाटर बॉडीज को, और सबको जो है। ये रूरल रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें हमने एक सलाह दिया था किसान हाट का। ये आंध्रा में जब क्या नाम है ये मुख्यमंत्री थे जो अभी आंध्रा में, उन्होंने एक किसान हाट शुरू किया था। गांव में उन्होंने बस दिया था, वो डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस लेके आते थे शाम में और शाम को लौट जाते। इस तरह का यदि हमको सिस्टम शुरू करें तो किसान को इमीडिएट प्रॉफिट होगा, और ये क्या नाम है प्राइसेस भी कम होगी, और उनको शुद्ध क्या नाम है वेजिटेबल्स मिलेगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था, मैं बहुत सोचा इसके बारे में कि कॉन्ट्रैक्टर जो है कोई भी रोड बनता है या कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें जो हमने कई लोगों से बात हुई, 40% तो पॉलिटिशियंस के हाथ में चला जाता है। जो 60% होता है उसमें करीब 15% उनके इंजीनियर्स वगैरह ले लेते हैं, और बाद में करीब वो कहता है कि हमको हम 20% पे काम करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है जब 20% पे काम कर रहा है, रोड बन रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को एबॉलिश करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम। हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इसके बारे में सोचे, और हमारे जो पॉलिटेक्निक के इंजीनियर हैं उनको जॉब दिया जाए। यदि हमारा पॉलिटिशियन ही 60% पहले ले लेता है, उसके तो बिहार में केसेज है, नाम उनके जो है, और 40% पे काम होगा, और बाकी इसमें 20% पे ही रोड बनता है इंजीनियर वगैरह को दे करके। तो इस पूरे सिस्टम को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए। जो अभी हादसा हुआ कटरा में, और ऐसे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, तो ये हमारे कुछ सुझाव भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ये प्रॉब्लम है कि मैं इन्वर्टर रखने के बाद भी मेरे को लाइट नहीं मिलती, क्योंकि इन्वर्टर चार्ज ही नहीं होता, और मैं छत पे सोता हूँ गाँव में जो है। ये हाल है। इसमें ये जरूरी है कि मीटर लगवाया जाए गाँव में,
और जैसे दिल्ली में क्या है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। टाटा जो है उसको जो है वो बिल पेमेंट करती है, बिल पैसे लेती है, और यदि आपने पेमेंट नहीं किया 2 महीने, मेरे साथ भी हुआ था, मैं बाहर था, वो उन्होंने कनेक्शन उठा के ले गए, फिर हमको दोबारा कनेक्शन लगवाना पड़ा और फिर हमने अब रेगुलर पेमेंट कर। तो आप 2 महीने कहीं बाहर रह गए और पेमेंट नहीं हुआ तो आपका वो मीटर बिल ही उठा ले जाएंगे। इस तरह का जब तक सिस्टम नहीं होगा, और बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, मेरे को ये प्रश्न आता है। हम जब पढ़ते थे तब तो लालटेन में और उसमें पढ़ लेते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो है पता नहीं शाम को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। और इसको जो है जब तक हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे पास पावर की कमी नहीं है। मुझे याद है कि हमारे घर में जब बिजली आती थी रात के 2 बजे तो हीटर पे वो खाना बना के रख लेते थे रात के। तो इसका मतलब कि मिसयूज हो रहा है उसका। यदि उसको हम मीटर लगा करके पेमेंट करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगा और पैसा भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो गेहूँ और धान पैदा होता है गांव में, वो कोई खरीदने वाला नहीं, और गांव का बढ़िया उसको अभी 1000 रुपये में जो है वो समा वसूली 1400 रुपये में है, और बाकी चावल धान जो है वो 1000 रुपये में खरीदता है। तो हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। और शुगर के किसान का भी है कि वो 3 साल से उनका पेमेंट करिए। तो ये सोल्यूशन हमने दिया हुआ है कि प्रोसेसिंग मिल्स को एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग किया जाए, प्रोसेसिंग मिल को लिंक कर दिया जाए कि वो पेमेंट करेंगे, चाहे वो पैडी है, पल्सेज है। हमारे यहाँ क्या नाम है, गोरखपुर जिले में जो पल्स की जो दाल मिलती है वो सब बंद हो गई, इसलिए कि उनको क्या नाम है प्रोसेसिंग करने के लिए उनके पास पैदा, तो उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है मिल्स को उनको कनेक्ट कर दिया जाए। मिल्स जो है बाई करेंगे वहाँ से और वहीं से पीडीएस का भी उठाएंगे, तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी क्या हुआ कि पंजाब हरियाणा से ट्रेन आई और ट्रेन आकर के पूरा का पूरा चावल और गेहूँ डंप हो गया। तो हमारा जो रूरल जो प्रोसेसिंग मिल है जो कि लेता था, उसने कहा हम किसके लिए कर, कोई डिमांड ही नहीं होता इसकी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे किसान को पैसा, हमारा किसान तो मतलब कि पूरे विश्व को खिला सकता है। अभी 10 मिलियन टन जो है राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये विकल्प नंबर 1 सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स जो है कंटिन्यूसली हम पूरे विश्व को करीब 154 देशों को हम अपना चावल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि ये प्रोक्योरमेंट हो जाए तो हम पूरे विश्व को चावल खिला सकते हैं। हमारा किसान जैसे गन्ना है, गन्ना हम ले गए और उधर जो उनको चेक दे दिया गया तो हम पूरे विश्व को जो है चीनी खिला सकते हैं, सस्ती चीनी। ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ऑलरेडी फ्लोराइड और आर्सेनिक, हमारा उत्तर प्रदेश में पूरा ईस्टर्न यूपी आर्सेनिक है, गोरखपुर जिले में भी आर्सेनिक है। पता नहीं क्या हो रहा है, हमको तो नहीं पता है। अभी मैं जब पहुँचा हूँ तो उसके बाद पता चला कि हमारे गांव के पास ही आर्सेनिक है। तो अभी मैं उस पर अनुसंधान कर रहा हूँ। फ्लोराइड प्रॉब्लम तो पहले से ही झारखंड में था वहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन है कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाटर, क्वालिटी ऑफ द लाइफ। ये हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, स्मार्ट विलेजेस और पूरा की बात नहीं कर रहे हैं। और ये सारे जो हमारे यार्ड स्टिक हैं, गांव में बैंक हो, कम से कम वो स्कूटर मोटर, उससे हम देख लेते हैं कि किस तरह की उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। इंग्लिश मीडियम में उसके बच्चे जब उसकी इनकम जनरेट होती है तो वो हिंदी मीडियम से हटा करके अच्छे इंग्लिश मीडियम में डालता है। इन्वर्टर जनरेटर होगा तो बच्चे गाँव में पढ़ेंगे। टॉयलेट का यूज़ नहीं करता है, टॉयलेट होते हुए भी पोर्टेबल वाटर है, रिच एनिमल है, ट्रैक्टर कंबाइन या मैकेनाइजेशन है, पक्का हाउसेज या फ्लोरिंग है और रोड बैंक्स है। तो दीज आर द एरिया जिसमें कि हम चाहते हैं कि स्मार्ट विलेजेस हो तो इस पर काम करने की जरूरत है। एंड द लास्ट वर्ड, द रूरल एरिया, इन रूरल एरिया मोस्ट पीपल आर जस्ट लिविंग फॉर देयर सर्वाइवल। मैं तो आदिवासी गाँव में था झारखंड के, और मैं जाता था और देखता था, वो टाइम पास कर रहे हैं। आप दिन में जाएंगे तो भी वो आपको ताश खेलते हुए मिलेंगे। हमको बड़ा दुख होता है कि ये जो यंगर जनरेशन है इस पर हम नाच करते हैं कि ये भारत का भविष्य है, वो ताश खेलता रहता है, सुबह सुबह टाइम पास करता रहता है। और इसके नाते क्या हुआ कि वो एक डेट ट्रैप में पड़ गया, चाहे वो गांव का महाजन था चाहे वो बैंक भी उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। और जिसका नतीजा ये होता है कि बिजनेस के नाते वो सुसाइड कर रहा है, जो कि पूरे स्पेशली जो हमारे जो फार्मर, कॉटन फार्मर हैं या जो दूसरे किसान कर रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड ये बढ़ता जा रहा है। और इसके नाते क्या हो रहा है कि रूरल जो माइग्रेशन है इसमें अर्बन पुअर जो है बढ़ते जा रहा है। और इस गैप को कम करने की जरूरत है यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो भारतवर्ष के जो गाँव हैं वो सही सलामत है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं गांव में रह रहा हूँ, लेकिन गांव की समस्याएं देख करके मुझे लगता है कि
भारत का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। और यदि इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो हम अर्बन पुअर बढ़ाते जाएंगे, रूरल एरिया से माइग्रेशन होता रहेगा और हम एक ऐसे भारतवर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी समस्याएं भी बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।